Hello everyone. So guys, this is electrolysis, right? A very important chapter जिसका prerequisite is redox, right? I hope you all know what is oxidation reduction, what is redox reaction, and now we're starting off with electrolysis. Electro means electricity, and lysis means breakdown. So it is a breakdown due to the passage of electricity, right? So what is electrolysis? It is breakdown of a compound, so by the passage of electricity. A compound, mind it, and that can be ionic compound, whether it's aqueous or molten, because aqueous or molten state में ही it's a conductor of electricity, or it can be a covalent compound, और इसकी एग्जांपल सिर्फ एसिड है जो कि aqueous होते हैं. सो कोवलेंट कॉम्पाउंड्स के में खाली एसिड्स हैं जो कि एक्वस स्टेट में फ्री आइंस रखते हैं. अदरवाइज वी हैव आयोनिक कॉम्पाउंड्स इन एक्वस स्टेट एंड मोल्टन स्टेट हैव फ्री आइंस. क्योंकि दिस कॉम्पाउंड शुड हैव फ्री आइंस, इट शुड बी एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट? इसी कॉम्पाउंड को जिसने डीकम्पोज करना है ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसी कॉम्पाउंड को इन केमिस्ट्री वी कॉल एज इलेक्ट्रोलाइट. ये इलेक्ट्रोलाइट जो है ये डिकम्पोज कर जाएगा एंड विल से इलेक्ट्रोलिसिस इज हैपेंड. सो बाय द वे ये आपका ब्रेन है. डीकम्पोजिशन टेक्निकली इन योर सिलेबस इज ऑफ टू टाइप्स. वन विद द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि आपके पास कंपाउंड है और आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की और वो अपने एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो गया. That is called as electrolysis. Otherwise, the other one is actually a thermal decomposition, जो हीटिंग पे होती है. आपने कंपाउंड को हीट किया और वो अपने रिस्पेक्टिव स्मॉलर कंपाउंड और एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो गया. So technically decomposition in our syllabus, whether O level or IGCSE, is of two types. It's a thermal decomposition and electrolysis. This time we were learning electrolysis. Whenever a compound electrolyzes, it converts into its elements. So please don't forget it. Okay. Let's move on. Guys, कुछ पहले कुछ बातें कर लेते हैं that how a substance conducts electricity. देखिए, if any substance has to conduct electricity, it must have free charge carriers, right? तो free charge carriers का होना बहुत ज़रूरी है for any substance to conduct electricity. Free charge carriers are of two types. There can be free electrons and free ions. Like for example, अब जो मेटल है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? द मेटल हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. दैट्स व्हाई मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ मेटल, इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. देन फ्री आयंस के लिए सॉल्यूशंस रिस्पॉन्सिबल होती हैं. यू कैन से aqueous solution of ionic compound, molten liquid of ionic compound, and aqueous solution of acids. इन सब के लिए free ions are responsible. Okay? So please don't forget it. देख लेते हैं
Let's say, for example, if I have if it's NaCl liquid, molten state of NaCl, इसमें कौन कौन से आयन्स होंगे? तो इसमें Na प्लस आयन होगा फ्री, इसमें क्लोराइड आयन होगा फ्री. If I say I have aluminium oxide in the molten state, तो कौन से आयन्स होंगे इसके अंदर? तो इसके अंदर एल्यूमिनियम आयन्स होंगे, इसके अंदर ऑक्साइड आयन्स होंगे. इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कितने हैं, लेट्स टॉक अबाउट द नेचर. तो एल्यूमिनियम आयन ऑक्साइड आयन है. वैसे बाय द वे 2 एल्यूमिनियम आयन हैं और 3 ऑक्साइड आयन्स हैं एज पर बैलेंसिंग. लेट्स से पोटेशियम ऑक्साइड लिक्विड, इट मीन्स कि इसके अंदर पोटेशियम आयन्स हैं और इसके अंदर ऑक्साइड आयन्स हैं. पानी नहीं है कि मोल्टन स्टेट में है, तो इसका स्टेट सिंबल इज लिक्विड. लेट्स से मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट, तो इट हैज़ मैग्नीशियम आयन liquid and oxide ion liquid. But guys, when I say NaCl aqueous, तो इसके अंदर सोडियम आयन्स हैं एक्वस, क्लोराइड आयन्स हैं एक्वस, लेकिन चूंकि एक्वस है तो वाटर से H पॉजिटिव आयन भी होंगे और OH नेगेटिव आयन्स भी होंगे. If I say copper sulfate aqueous, तो इसमें कॉपर आयन्स भी होंगे, सल्फेट आयन्स होंगे फ्रॉम द सॉल्ट और वाटर से होंगे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. लेट्स व्हेन आई से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस, तो इसमें H पॉजिटिव आयन्स एंड सल्फेट आयन्स आर फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर से वही H पॉजिटिव आयन्स एंड हाइड्रोक्साइड आयन्स. Is that so? तो जब एक चीज़ मोल्टन आयोनिक कॉम्पाउंड है तो उसमें सिर्फ खाली कैटन एनन होगा, लेकिन अगर वो एक्वस आयोनिक कॉम्पाउंड या एक्वस एसिड है तो उसमें एक तो अपने आयन्स हैं उस सब्सटेंस के और साथ में एडिशनली वाटर ऑल्सो गिव्स H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन्स इन द सॉल्यूशन. These free ions will then be responsible for the conduction of electricity. Is that so? Now, देखिए, अगर आपने हीट पे किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करना है तो आप उसको क्रूसिबल में डाल लेते हैं, आप उसे बॉइलिंग ट्यूब में डाल लेते हैं, isn't it? How to thermally decompose a compound? How to thermally decompose a compound? यानी कि आपके पास क्रूसिबल है, ठीक है, ये ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक, ये नीचे हीट, ये सब्सटेंस, इट्स अ क्रूसिबल, ट्राइपॉड स्टैंड. नहीं तो फिर बॉइलिंग ट्यूब, compound, and you heat it. दो तरीके हैं एक compound को decompose करने के. Then how to electrically decompose a compound? How to electrically decompose a compound? This electrical decomposition is actually called as electrolysis. ये जो इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, राइट, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस. नाउ दिस इलेक्ट्रोलिसिस इज डन इन अ सोफिस्टिकेटेड सेल व्हिच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. In which we have an external power source, a DC source. A bigger line is positive, small line is negative. It's a battery. It's a DC source, a direct current source. ये copper wires और इनके साथ हमने electrodes attach किए, dipped in a solution which is called as electrolyte. अब बेसिकली बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है
ये देखिए ये वायर्स हैं, वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। अब मसला ये है कि यहाँ से यहाँ पे देयर इज अ डिस्कनेक्ट, इट अपीयर्स एज अ डिस्कनेक्ट। तो ये सर्किट कनेक्ट कैसे हो रहा है? तो बेसिकली वायर में इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और यहाँ पे फ्री आयंस रिस्पॉन्सिबल हैं for the conduction of electricity. So therefore the circuit is complete. If I place a bulb, I'm telling you it will glow. If I place a bulb, this will glow because circuit is complete. So in wire, free electrons, electrolyte, free ions. And please mind it, electrolyte is always a compound. It's a compound. These are your electrodes. Electrodes, they may be inert or reactive. Inert electrodes are made of either graphite or platinum, whereas reactive electrodes are made of these metals. हम दोनों पढ़ेंगे। Alright, so जो ये आपने ये डिप किए हुए इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, right? So these electrodes may be inert or reactive. The inert electrodes, graphite or platinum, and we'll also use some reactive electrodes as well. अगर हम इनकी जगह अगर मेटल के पीसेस लगा देंगे तो ये reactive electrodes बन जाएंगे. What do I mean by saying inert electrode or reactive electrode? It's what we'll come to know soon when we start learning the process of electrolysis procedures. Okay. Now the electrode attached to the positive terminal of the battery, as you can see, the electrode attached with the positive terminal. So it is positively charged and the other one is negatively charged. So the positive electrode in chemistry is actually called as the anode, and on anode oxidation happens. इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे. The negative electrode is called as a cathode. यहाँ पे रिडक्शन happens, क्योंकि आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो गेन भी होता है, right? Oxidation is happening, the reduction is also happening. That's why the whole process of electrolysis is a redox process. इलेक्ट्रॉन्स सारी बात है नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं जो इसको रिपेल करते हैं. सो वो नेगेटिव से निकलते हैं और पॉजिटिव में जाते हैं, isn't it? इलेक्ट्रॉन फ्लो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये तो एक फैक्ट है. तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो दिखा भी दिया. मोर ओवर गाइस, इलेक्ट्रोलाइट में फ्री आयंस हैं. इलेक्ट्रोलाइट हैज फ्री आयंस. इलेक्ट्रोलाइट फ्री आयंस मतलब है इसमें कुछ स्पीशीज जो हैं वो होंगी लाइक अ पॉजिटिव आयन, और कुछ होंगी नेगेटिव आयंस. सो द नेगेटिव आयंस will attract the anode, oppositely charged ions attract, and positive ions will attract the cathode. Since negative ion attracts the anode, so Y negative is called as the anion. And since a positive ion attracts the cathode, so X positive is called as cation. So आज के बाद conclusion निकल आती है कि हम जो positive ion को कैटाइन कहेंगे और नेगेटिव आयन को एनाइन कहेंगे. और बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, ठीक है. इफ यू जस्ट फोकस वेरी क्लियरली तो यू विल एक्चुअली गेट टू नो व्हाट इज हैपनिंग.
ये देखिए, ये आपका नेगेटिव आयन है. कैन आई से इट हैज एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स? ये पॉजिटिव आयन है. कैन आई से इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? होता पता क्या है, ये जो नेगेटिव आयन है जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनोड पे आता है और आप अपने एक्सेस इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है. जब वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या इसको ऑक्सीडेशन नहीं कहेंगे? और जो पॉजिटिव आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, राइट, इसको रिडक्शन कहेंगे. तो कैन आई से इस आयन का जो चार्ज था वो ख़त्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद. इस आयन का चार्ज ख़त्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, तो आयन्स करके डिस्चार्ज. Isn't it? So commonly we say in chemistry that the anion loses electron on the anode and discharges, whereas cation gains electron on the cathode and discharges. Is that so? ये स्टोरी इलेक्ट्रोलिसिस की. आयन डिस्चार्ज करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, सर्किट कंप्लीट, इलेक्ट्रॉन ये जो आपका बल्ब ग्लोज एंड वी आर हैप्पी. That's the process of electrolysis we have. Are you getting the point? Now, once you know these facts, let's learn about strong electrolyte, weak electrolyte, and non-electrolyte. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होगा? जिसमें बहुत ज़्यादा आयन्स हो, ठीक है, टू मैनी फ्री आयन्स, राइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट, few free ions. Non-electrolyte, no free ions. अब एग्जाम्पल क्या होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की? तो आई कैन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड सॉल्युबल सॉल्ट्स. मैक्सिमम आयन्स देंगे. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, I can say weak acids, weak bases. Non-electrolytes, you can say pure water, organic compounds, etc. लिख लें पहले आप ये. So done, everyone. Now, अगर हमें ये भी चेक करना हो कि वाकई स्ट्रॉन्ग है, वीक है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स बना लेते हैं. ये सेल, बल्ब, इलेक्ट्रोड्स, electrolyte. So basically, if this contains strong electrolyte, तो क्या होगा? This bulb will glow to its brightest.
What if I have a weak electrolyte? Weak electrolyte. अब क्या होगा, ये बल्ब की ब्राइटनेस ज़रा लो हो जाएगी, ज़रा डिम हो जाएगी. और अगर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, बल्ब नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, तो अब इलेक्ट्रिकल इंडक्शन ही नहीं होनी, तो बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा. Isn't it? यहाँ पे I want to discuss one very important thing with you. Okay? See please everyone. देखें, अगर तो मेरे पास let's say for example ये बैटरी है और let's say मेरे पास NaCl लिक्विड है इलेक्ट्रोलाइट. यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है. ऑफ कोर्स दिस बल्ब विल ग्लो, ये बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा. सो आई थिंक यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन आयोनिक कंपाउंड हो या एक्वस आयोनिक कंपाउंड हो या एक्वस एसिड हो, तो इट विल अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस, circuit is complete and the bulb will glow. On the other hand, what if, let's say for example, if I have bulb, what if अगर ये mercury होता, mercury is liquid at RTP, the bulb will still glow. But for God's sake, this is not electrolysis. It is just simple electrical conduction. ये mercury decompose नहीं कर सकता. ये इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है, ये सिंपल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है. सिंपल. दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस. दिस इज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. सिंपल. इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो कर रहे हैं, यहां फ्लो कर रहे हैं, यहां से भी इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहे हैं. यहां क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, अब आयंस फ्लो कर रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रोलिसिस. और आपको पता है कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लेड से जोड़ दूं, लेड मेटल से जोड़ दूं, तो द बल्ब विल स्टिल ग्लो क्योंकि इट इज सिंपल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. लेट्स से अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोड्स वाटर में डिप कर दूं, लेट्स से प्योर वाटर, और यहाँ पे बल्ब है, सो द बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट इज़ नाइदर कंडक्शन नॉर इट्स इलेक्ट्रोलिसिस. हाँ, अगर ये जो प्योर वाटर में एक दो ड्रॉप एसिड डाल दूँ, इस प्योर वाटर में अगर मैं एक दो ड्रॉप एसिड डाल दूँ, तो एकदम फ्री आयन जनरेट होंगे, इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो जाएगी एंड द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग. Isn't it? So these things need to be very clear before we start off with electrolysis, the whole chapter and the processes and procedures. I hope that यहाँ तक बातें आपको clear होंगी. Next we'll start off with what electrolysis is and how to electrolyze a compound. So guys, until then, I wish you very best of luck. So please stay safe and keep shining. Thank you very much. This was happy learning. Please take care.